Hello there, this is Professor H.K. Sarvaiya, Applied Mechanics Department, Delhi College, Morbi, which is working under GTU. In this lockdown period, I am going to share one topic about the SPT test, the standard penetration test, which is very helpful to find soil bearing capacity. And this topic is under the syllabus of 8th semester B Civil Engineering, so it will help my students to understand in better way about SPT test. So let's get started. This test is mentioned in IS 2131 in 1981 and it is performed in the clean hole जिसकी डायमीटर आपकी 100 mm से लेकर 150 mm तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये हमारे पास सॉइल है और आपको पहले से यहाँ पे बोर होल बनाना पड़ेगा और इसकी जो डायमीटर है आपकी वो 100 mm से 150 mm तक होना चाहिए। और आईएस कोड में ये भी स्पेसिफाई है आपके लिए कि अगर आप लोग यहाँ पे ये बोर होल बना रहे हैं आप लोग, अब या तो आप लोग यहाँ पे केसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और अगर केसिंग भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको मड यूज़ करना होगा। सो इट सेज दैट अ केसिंग और ड्रिलिंग मड इज़ यूज टू सपोर्ट द साइड ऑफ होल एंड दिस टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कोहेजनलेस सॉइल विच कैन नॉट बी इजिली सैम्पल। तो जितनी भी हमारी कोहेजनलेस सॉइल का केस बनता है, जैसे आपका सैंड हुआ, वहाँ पर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, so this test is also useful for determining the relative density and the angle of shear resistance। कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की हेल्प से हम लोग एंगल ऑफ shear रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टेस्ट आपका जो आने वाले चैप्टर है आपका जैसे शैलो फाउंडेशन है, वहाँ पर हम लोग जो भी हमारी सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट यूज़ और है इसका दैट दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल। अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इस टेस्ट की हेल्प से भी हम लोग अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी कोहेसिव सॉइल की। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि हमको ये टेस्ट जो है कितनी डेप्थ तक करना है, कहाँ तक करना है। यहाँ पर आईएस कोड ने कुछ रिकमेंडेशन हमको स्पेसिफाई किया है दैट द टेस्ट शैल बी मेड एट एवरी चेंज इन स्टेटम। अगर आपका स्टेटा चेंज हो रहा है, स्टेटिफिकेशन चेंज हो रहा है सॉइल का, जहाँ पर भी आपको लगा स्टेटिफिकेशन में चेंज आ रहा, आपको वहाँ पर ये टेस्ट परफॉर्म करना होगा। दूसरा, एट इंटरवल नॉट मोर देन 1.5 मीटर। मान लो अगर स्टेटा चेंज भी नहीं हो रहा, कोई स्टेटिफिकेशन में चेंज नहीं आ रहा, तो फिर हम लोगों को 1.5 मीटर के डिफरेंस से ये टेस्ट परफॉर्म करना ही होगा। ठीक है, अब मान लो स्टेटा भी चेंज हो रहा है और यहाँ भी चेंज आ रहा है, तो आप इन दोनों में से कौन सा वैल्यू कलेक्ट करेंगे। सो हेयर वी हैव टू चूज विच एवर इज लेस। ओके, तो अगर आपका 1.5 मीटर से कम डिस्टेंस पर स्टेटम में चेंज आ रहा, तो आपको वहाँ पर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करना होगा। अब आते हैं इस टेस्ट पर कि इसमें होता क्या है, हमारा इक्विपमेंट क्या है और हम लोग इसको करते कैसे। एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया कि हम लोग यहाँ पे बोर होल बनाते हैं। अब ये हुआ, इसमें हमारे पास ड्रिल रोड होता है, ठीक है, और इस ड्रिल रोड पर ऊपर वेट होता है आपका, जिसका ये होता है आपका 63.5 kg। ठीक है, हम इसको नॉर्मली बोलते हैं आपका ड्रॉप हैमर एंड वी रिपीटेडली फॉल इट फ्रॉम दिस 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर जो ना आपका एक एनविल होता है, ठीक, ये तो इस एनविल से नीचे नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बार बार ऊपर उठाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ड्रॉप करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आईएस कोड में इसका वेट 63.5 kg ही मेंशन है, तो हम लोगों को उतना ही यूज़ करना। अब यहाँ अगर मैं नीचे की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक स्प्लिट स्पून लगा होता है आपका, आप लोग देख रही है, तो ये एक्चुअली होता है हमारा स्प्लिट बैरल। ठीक है, नॉर्मली हम इसको एज ए सैम्पलर यूज़ करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये थिक हॉलो ट्यूब होता है एक तरीके से, यानी कि इसकी जो वॉल है वो थिक होनी चाहिए। ठीक है, और ये एक चीज़ और है कि इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है ओडी, वो होती है आपकी 50.8 mm और इंटरनल डायमीटर होती है इसकी 35 mm। ठीक, और जहाँ तक लेंथ की बात है वो आपकी अप्रोक्सीमेट 456 से लेकर 762 mm के आसपास ही रहती है। और यहाँ पर जो ये आपका हैमर है, इसको हम लोग 30 ब्लो पर मिनट की स्पीड से ड्रॉप करते हैं ऊपर से। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 75 सेंटीमीटर की हाइट से अगर हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो हमको एटलीस्ट 30 टाइम जो है पर मिनट इसको ड्रॉप करना है। अब यहाँ जो मैं आपको सैम्पलर बता रहा हूँ, अगर इस सैम्पलर को मैं थोड़ा सा रोटेट करके दिखाता हूँ आपको, ये जो है आपकी दिख गया आपको यहाँ पर,
ये अलग तरीके से स्प्लिट फॉर्मेट में है और ये अपने आप में थिक वॉल है दोनों। ठीक, अब देखो क्या हुआ, आप लोगों ने इसको हैमर को ऊपर से ड्रॉप करना शुरू किया। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो ये पूरा सैम्पलर है ये सॉइल में पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इसको देखेंगे यहाँ पर, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 150 mm तक पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया ना, ये जो आप वो देख रहे हैं हैमर, इसको बार बार ऊपर उठाया और ड्रॉप करना शुरू कर दिया। तो जब तक ये 150 mm तक आपका उसमें पेनिट्रेट हुआ, उसको हमने कहा फर्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने इसको फिर से पेनिट्रेट करना शुरू किया और अगेन हम लोग फिर से पहुँचे 150 mm, ये कहलाएगा हमारा सेकेंड इंक्रीमेंट। इसके बाद मैंने इसको फिर से जो आपका ड्रॉप हैमर था उसको फिर से मैंने अलग अलग हाइट से ड्रॉप किया, 75 सेंटीमीटर से हम लोगों ने इसको फिर से ड्रॉप किया और हम लोगों ने थर्ड इंक्रीमेंट जो था वो 150 mm का हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग जितनी बार भी इसको ड्रॉप कर रहे थे आपको वो नंबर्स काउंट करने होंगे कि आपने 150 mm के लिए इसको 150 mm के पेनिट्रेशन के लिए आपने जो हमारा हैमर था उसको कितनी बार आप लोगों ने ड्रॉप किया। अब इसमें क्या होता है, जो आपके लास्ट के 300 mm है ये वाला, इस 300 mm को पेनिट्रेट करने के लिए हमको जितने नंबर्स ऑफ ब्लॉक यूज़ करने पड़े वो कहलाता है हमारा SPT। तो एक्चुअली जो आपके लास्ट में 300 mm है, यहाँ पर SPT इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ब्लो रिक्वायर्ड फॉर 300 mm पेनिट्रेशन। ठीक है, और इस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए आप लोग एक बात का और ध्यान रखना कि दैट इफ़ द नंबर ऑफ ब्लो फॉर 150 mm एक्सीड 50 इट इज़ टेकन एज द रिफ्यूजल एंड द टेस्ट इज टू बी डिसकंटिन्यूअस। यानी कि अगर आप लोग इसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ ब्लो है वो आपके 50 से ज़्यादा हो गए 150 mm के लिए। मान लो यहाँ पर है ये वाला जो आपका सेकंड इंक्रीमेंट था, आप लोग इसको कर रहे थे, आप लोगों ने देखा कि नंबर्स ऑफ ब्लो जो वो 50 से ज़्यादा हो गए पर हम लोग अभी भी 150 mm पेनिट्रेट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि वो सॉइल जो है आपकी SPT टेस्ट के लिए नहीं है, वहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं करेंगे। या आप लोग किसी पर्टिकुलर डेप्थ तक पहुँच गए, उस डेप्थ पर पहुँच के आप लोगों ने देखा कि 150 mm आप जो है 50 ब्लो के साथ भी नहीं अचीव कर पा रहे, तो आपको टेस्ट जो है वहीं पे कैंसिल करना होगा। अब देखो एक चीज़ ये है, जो भी हमको यहाँ से नंबर मिला SPT नंबर, एक्चुअल में ये आपका रियल नंबर नहीं है, हमको जो है इसको करेक्ट करना होता है, यानी कि हम लोगों को इस पर करेक्शन फैक्टर यूज़ करने होते हैं। अब इसमें आपके दो करेक्शन फैक्टर है, एक है आपका ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर, यानी कि जैसे जैसे हम लोग सॉइल में नीचे चले जाते हैं हमारा जो प्रेशर है एक तरीके से ओवरबर्डन प्रेशर सॉइल का वो इंक्रीज़ होता रहता है। और जो दूसरा करेक्शन है, अगर हम लोग मान लो पेनिट्रेशन कर रहे हैं और वहाँ पर वाटर टेबल आ जाता है तो वाटर टेबल की वजह से भी हमको करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना होगा। तो मैं दोनों का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो जो हमारा पहला करेक्शन फैक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। देखो होता क्या, मोस्टली इन ग्रैनुलर सॉयल ओवरबर्डन प्रेशर अफेक्ट द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। जैसे आपकी सैंडी सॉइल हुआ तो उस केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ना तो हमारा जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो पेनिट्रेशन को अफेक्ट करता है। तो इसमें रीज़न ये है दैट द हायर द कन्फाइनिंग प्रेशर हायर विल बी द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सॉइल है और मैंने कह दिया यहाँ पर कि अगर हम लोग दो अलग अलग साइट पर जो ना टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी जो सॉइल है वो कोहेजनलेस है, ठीक है, और उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी वो भी सेम है। तो अगर मान लो एक ही सॉइल में कोहेजनलेस सॉइल और सेम रिलेटिव डेंसिटी है और हम अलग अलग डेप्थ पर जो है टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ से जो हमको पेनिट्रेशन नंबर मिलता है वो अलग रहता है। रीज़न देखो ये क्या है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, ये मान लो आप लोग पेनिट्रेट करते चले जा रहे हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या होता है पेनिट्रेशन नंबर इंक्रीज विद डेप्थ एज कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज। मतलब जैसे आप लोग नीचे जाएंगे ना, कन्फाइनिंग प्रेशर क्या है ना, आपको जैसे जो सॉयल एक तरीके से इसको कन्फाइनिंग प्रेशर लगाता है यहाँ पे, तो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ रहा है। जब कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो SPT नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि जो हमारा SPT नंबर है वो ओवर एस्टिमेट हो गया, जितना एक्चुअली होना चाहिए था उससे ज़्यादा एस्टिमेट हो रखा है। और अगर मैं यहाँ पर ऊपर की बात करता हूँ, यहाँ पर यहीं पर अगर हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका पेनिट्रेशन नंबर है वो अंडर एस्टिमेट हो जाता है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने पेनिट्रेशन नंबर को अंडर एस्टिमेट कर रखा है और यहाँ पर हमारा जो पेनिट्रेशन नंबर है वो ओवर एस्टिमेट हो रखा है। तो इस केस में हम लोगों को ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर लगाना होता है, ठीक है। तो ये होता क्या देखो,
फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एन नोट जो आपका वो ऑब्जर्व वैल्यू है एसपीटी नंबर की फॉर फर्स्ट करेक्शन फैक्टर एंड एन सी इज द करेक्टेड वैल्यू फॉर ओवरबर्डन प्रेशर। तो यहाँ पर एन सी का फॉर्मूला होता है एन सी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 350 अपॉन सिग्मा डैश प्लस 70। यहाँ पर एन नोट वो है जो हम लोगों ने नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करते हुए डेटा को ऑब्जर्व किया जितना भी हमको एसपीटी नंबर मिला, और फाइनली इसके लिए मैंने करेक्शन फैक्टर लगाया। यहाँ पे जो आपका सिग्मा डैश है ये आपका 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग सोच रहे हो कि सिग्मा डैश क्या है, हम लोग ऑलरेडी सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। सिग्मा डैश एक्चुअली इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट द टेस्ट लेवल। तो जहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो आपका सिग्मा डैश होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि इफ सिग्मा डैश इज ग्रेटर देन 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड वन मोर थिंग हियर इज दैट आपका जो रेशियो है एन सी और एन नोट का, इट शुड बी लाई बिटवीन 0.45 एंड 2। ये 0.45 और 2 के बीच में होना चाहिए। और अगर किसी भी वजह से अगर ये 2 से ज़्यादा चला जाता है, इफ़ इन एनी केस एन सी अपॉन एन नोट का रेशियो आपका 2 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको एन सी शुड बी डिवाइडेड बाई 2 टू ऑब्टेन द डिज़ाइन वैल्यू यूज इन फाइंडिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो एक्चुअली ये मेथड मैंने जैसे आपको बताया, हम लोग इस पूरे मेथड को जो आपकी शैलो फाउंडेशन है वहाँ पर हम लोग बियरिंग कैपेसिटी निकालना सीखेंगे। तो आप जो बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे वहाँ पर करेक्शन फैक्टर यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका एन सी अपॉन एन नोट का जो रेशियो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपका 0.45 और 2 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हमारा एक जो आपका करेक्शन फैक्टर था ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन वो हो